बच्चों, कैसे हैं मेरे बायोलॉजी फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी शिवानी मैम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो कि है वैक्यूल। ठीक है, जब हम वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं तो जनरली हमें वैक्यूल बहुत एक प्रोमिनेंट फॉर्म में दिखाई देती है प्लांट सेल्स में। ठीक है, काफी बड़ी वैक्यूल दिखाई देती है, नंबर में बहुत कम होती है। जनरली हम देखते हैं तो एक ही दिखाई देती है। ओके, लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में भी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, लेकिन न्यूमरस मतलब मल्टीपल वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं और साइज में बहुत छोटी प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे इसीलिए ये डिफरेंस शो करा है ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाउ अ वैक्यूल अकर इन अ प्लांट सेल एंड इन अ एनिमल सेल। तो हम पहले पढ़ते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में वैक्यूल कैसी होती है? लार्ज होती है, परमानेंट होती हैं। साइज में आपने जनरली देखा है कि बहुत बड़ी साइज में प्रेजेंट होती है, तो लार्ज एंड परमानेंट होती है। जबकि अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो इसमें स्मॉल एंड टेम्परेरी होती हैं, मतलब बनती रहती है, खत्म होती रहती है, फिर दोबारा बन जाती हैं। तो इस वजह से इसे टेम्परेरी वर्ड यूज करा हमने एनिमल सेल्स के लिए। नेक्स्ट, अगर हम देखते हैं प्लांट सेल में फ्यू इन नंबर्स, हद से ज्यादा आपको मैक्सिमम, अगर हम मैच्योर प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें हमें 1 देखने को मिलती है, खाली एक ही वैक्यूल प्रेजेंट होती है। लेकिन उसके अलावा 2 से 3 इतनी भी प्रेजेंट हो सकती हैं इमेच्योर प्लांट सेल में। तो फ्यू इन नंबर, जबकि अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, इट इज मल्टीपल इन नंबर। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, वही जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि मैच्योर प्लांट सेल हैव वन वैक्यूल कवर्ड द 90% सेल वॉल्यूम। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। अब मैं आपको एक डायग्राम की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए। अगर हम एक प्लांट सेल को ड्रॉ करते हैं तो प्लांट सेल में क्या है? सबसे पहले हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी, सबसे पहले हमारी सेल वॉल है, उसके अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगी, और सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होगा। एक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद दिस इज द वैक्यूल, यानी कि इट कवर द 90% वॉल्यूम ऑफ अ सेल। ठीक है, तो दिस इज वैक्यूल। ओके, इसलिए हमने, लेकिन हम ये किसकी बात कर रहे हैं? इट इज अ मैच्योर प्लांट सेल। हम एक मैच्योर प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, उसमें आपको एक ही वैक्यूल देखने को मिलती है और वो ही इतनी बड़ी होती है कि वो इसका मैक्सिमम एरिया कवर कर लेती है। ओके, अब इस वाली जो वैक्यूल है बेटा, कोई चीज अगर बन रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन है जो वो एक सेल इतना ज्यादा उसे प्रोमिनेंटली बना रही है। उस सेल के अंदर उसकी फॉर्मेशन इतनी बड़ी हो गई कि उसने पूरी सेल का 90% तक वॉल्यूम कवर कर लिया। तो ये सेल को क्या काम ये सेल का जो है सेल के लिए स्टोरेज करने का काम करती है, सेल का वेस्ट जो है उसे स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, अब उसके अंदर कोई फूड है, सेल का फूड, ये बेटा बहुत प्रोमिनेंट काम करती है। ये सेल के फूड वेस्ट उनको स्टोर करने का काम करती है। सेल का टर्गर प्रेशर जो होता है उसे मेंटेन करने का काम करती है। यानी कि सेल जो है आपकी एक प्रॉपर जो शेप में दिखाई दे रही है उसको मेंटेन करने का काम करती है। इसलिए आपको प्लांट सेल में इतनी प्रोमिनेंट वैक्यूल दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि इट इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनसाइड अ प्लांट सेल। ठीक है, अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल की में हमने आपको बताया कि बहुत छोटी छोटी मल्टीपल नंबर ऑफ टेम्परेरी वैक्यूल प्रेजेंट होती है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं तो एग्जाम्पल्स में बेटा हम क्या देखेंगे? इन एनिमल सेल प्रेजेंट एज, मतलब किस फॉर्म में आपको देखने को मिल सकती हैं ये। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फैट सेल। फैट सेल, फैट सेल क्या होता है बेटा? जो हमारी बॉडी में फैट सेल्स होती हैं उनके अंदर, वैक्यूल के अंदर आपकी फैट ड्रॉपलेट स्टोर होती है। तो यानी कि फैट सेल के अंदर आपको वैक्यूल्स देखने को मिलती हैं। सेकेंड हम देख सकते हैं एज फूड वैक्यूल। ये आप थोड़ा सा मेमोराइज करिए, ये आपने कहाँ पढ़ा है? अमीबा में पढ़ा है। ठीक है, अमीबा में एंड पैरामीशियम में। तो कौन से ऐसे फाइलम में आते हैं? वो प्रोटोजोन्स में आते हैं। तो फूड वैक्यूल्स, जो फूड वैक्यूल फॉर्मेशन होती है, अगर हम आपको इसको डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें तो ये, अगर हम एक अमीबा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो अमीबा के स्ट्रक्चर में तो फूड वैक्यूल्स, मान लो अमीबा हमारा वाटर में प्रेजेंट है, वाटर में बहुत सारा खाना प्रेजेंट है उसके लिए। अब उसे वो खाना खाना है तो वो खाना कैसे खाएगा? वो यहाँ पर अपनी इसकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें ऐसे ग्रूव्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ग्रूव बनेंगे, ये जो वाटर के अंदर जो खाना प्रेजेंट है, जो भी फूड प्रेजेंट है, वो कहाँ चला जाए? इस वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। और ये वैक्यूल धीरे 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 ये दोनों, ये लाइंस डिसॉल्व हो जाएंगी और ये प्रॉपर एक इंडिविजुअल फूड वैक्यूल बन जाएगी।
ठीक है। इस फूड वैक्यूल्स में क्या होंगे, बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो उस फूड को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फूड वैक्यूल फॉर्मेशन हमने कहा देखी प्रोटोजोआ। अगर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं तो वो भी हम प्रोटोजोन्स के में ही डिस्कशन करेंगे, दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, थर्ड वन इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बेटा ये भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा इनसाइड अमीबा। ठीक है, अगर हम अमीबा का ही स्ट्रक्चर दोबारा से बनाएं तो अमीबा के स्ट्रक्चर में बेटा आप ये देखते हैं कि ये क्या है, ये अब हमारा इसके अंदर ये एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। इस वैक्यूल का मेन काम क्या होता है, ये वाटर बैलेंसिंग का काम करती है, क्योंकि ये पानी में रह रहे हैं तो एक्सेस ऑफ वाटर इसके अंदर भी जा सकता है। तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, ये जितना जरूरत है, जितनी जरूरत होगा पानी का वो रखेगी ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर, बाकी सारा पानी बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये वाटर बैलेंसिंग का काम करती है। ठीक है, वाटर बैलेंसिंग का काम मतलब जितना जरूरी है उतना रखा, बाकी जो है ये मूव करेगी। और यहाँ एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो ही, जैसे हमने फूड वैक्यूल के बारे में बात करी, एक्सेस ऑफ वाटर वैसे ही बाहर एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा जो उसका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द वाटर बैलेंस। ठीक है, किस चीज में करती है, इन वाटर बैलेंस इनसाइड द अमीबा सेल। और दूसरा काम करती है इस वाटर बैलेंसिंग की, ये जो प्रोसेस चल रही है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए हम, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाटर इनसाइड अ अमीबा सेल थ्रू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, दिस इज आई थिंक दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन प्रोटोजोआंस, ऑस्मो रेगुलेशन का। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको कहां देखने को मिल रही है, प्रोटोजोआंस में। ठीक है, तो हम ये वर्ड भी मेंशन करते हैं प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोन्स कौन होते हैं बेटा, प्रोटोजोन्स होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में कोशिश करूंगी, जहां पर भी मैं जितना समझा सकती हूँ उतना आपको समझाऊं, ताकि जब तक आप उन टर्म्स से फैमिलियर हो जाएं और जब वो टर्म स्पेसिफिकली आपके सामने आए तब आपको काफी चीजें उसके बारे में पता। ठीक है बेटा, अब हमने तीन चीजें डिस्कस करी। इन एनिमल सेल प्रेजेंट एज, जो हमारी वैक्यूल्स हैं, तो वैक्यूल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, फर्स्ट हमने डिस्कस करी फैट सेल की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड हमने फूड वैक्यूल्स और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में बात करी, जो कि किसमें प्रेजेंट है, प्रोटोजोअन्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका इसका एक काम और इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेस्ट को भी स्टोर करने का काम करती है। जैसे हमने आपसे कहा कि ये फैट स्टोर करने का काम करती है, ये फूड स्टोर करने का काम भी करती है और इसके साथ ही वेस्ट स्टोर करने का काम भी करती है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हमारे किसके हो गए, वैक्यूल्स के इनसाइड द एनिमल सेल। ओके बेटा, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में अगर हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको भी बताया कि ये एक प्लांट सेल का टर्गर प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है। दूसरा सेकेंड हमने इसमें ये भी जो प्लांट सेल का वेस्ट है या फूड मटेरियल है उसको भी स्टोर करने का काम करती है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक बेटा दो पॉइंट्स हम आपको और बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल के लिए, दैट इज इट मेंटेन द टर्जिडिटी एंड द रिजिडिटी ऑफ अ प्लांट सेल। ठीक है, चीज को मेंटेन करने का काम करती है टर्जिडिटी ऑफ द सेल, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। एक सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने का काम कर रही है और रिजिडिटी को मेंटेन करने का काम कर रही है। तो ये सारे हमारे इसके फंक्शंस हुए इनसाइड अ प्लांट सेल। ठीक है, अब एक चीज और थी यहां पर हमारा हमने डिस्कस किया लेकिन हम आपको चीज बताना भूल गए, इट इज द मैच्योर प्लांट सेल हैव अ वन वैक्यूल, उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वो जो मैच्योर प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है जो कि सिर्फ एक ही प्रेजेंट होती है और जो एक प्लांट सेल का 90% एरिया कवर कर लेती है, दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ओके बच्चों, ठीक है, अगर टोनोप्लास्ट के बारे में आएगा किसमें मिलती है, प्लांट सेल में मिलती है। एक मैच्योर प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं और वो क्या करती है, वो 90% तक एरिया वॉल्यूम एक प्लांट सेल का कवर कर लेती है। ठीक है,
इट इज अ वेरी बिग इन साइज। ठीक है, अब हमारे ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक वैक्यूल समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ओके, तो डिफ्यूजन क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, जबकि ऑस्मोसिस क्या होती है, इसमें भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, लेकिन हम स्पेसिफिकली एक वाटर मीडियम की बात करेंगे। द मूवमेंट ऑफ द वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो वो क्या हुआ? ऑस्मोसिस। ओके, तो बेटा बेसिक डिफरेंसेस दोनों में यही है कि भाई इसमें ऑस्मोसिस में स्पेसिफिकली खाली वाटर का मूवमेंट होता है, जबकि हम डिफ्यूजन में हम गैस के बारे में भी बात करते हैं, सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं और लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। तीनों कंडीशंस पर कौन सी चीज अप्लाई होती है? डिफ्यूजन। जबकि ऑस्मोसिस सिर्फ हमारे मूवमेंट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए चलते हैं अपने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के डिफरेंस की तरफ। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा वही है जो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन है, दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कैसे हो रहा है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन में अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसमें भी हम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या बात करेंगे? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के बारे में फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द लो वाटर कंसंट्रेशन। इसमें हम वाटर कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वाटर के बारे में, कि वाटर का ही मूवमेंट हो रहा है, लेकिन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है। ओके, आई थिंक फर्स्ट पॉइंट जो डेफिनेशन पॉइंट है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अकर इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। डिफ्यूजन हम तीनों कंडीशंस में देख सकते हैं, तीनों मैटर्स में देख सकते हैं, लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड्स। जबकि अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस हमें सिर्फ लिक्विड्स में देखने को मिलता है, और लिक्विड्स में भी पर्टिकुलरली कौन से लिक्विड्स में? ओनली इन वाटर मीडियम। ठीक है, तो हम लिक्विड्स के लिए भी स्पेसिफिक वर्ड ऐड कर सकते हैं, वाटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर हम ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसके लिए? ऑस्मोसिस के लिए। मतलब ऑस्मोसिस की अगर हम डेफिनेशन बोलेंगे कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन बाय द या फिर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट इज नॉट कंसीडर्ड एज द ऑस्मोसिस। ओके, लेकिन डिफ्यूजन के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड, और उसके अपोजिट ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। अब हम सिर्फ फोर्थ पॉइंट को अगर डिस्कस करते हैं, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है, आपको जैसा पता है कि पैसिव और एक्टिव दो प्रोसेसेस की बात करते हैं हम, तो एक्टिव प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, और पैसिव प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ऑल्सो अ पैसिव प्रोसेस, यानी कि दिस इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन ऑस्मोसिस एंड द डिफ्यूजन, कि बोथ आर द पैसिव प्रोसेसेस, यानी कि एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड इन बोथ प्रोसेसेस। क्लियर? नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल। डिफ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि आप एक स्प्रे बॉटल लीजिए, मतलब आप फ्रेग्रेंस, आप परफ्यूम यूज करते हैं, तो परफ्यूम आप अपने ऊपर स्प्रे करते हैं या एटमॉस्फेयर में स्प्रे करते हैं, तो वो कैसे सब जगह पहुंच जाता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इज फ्रेग्रेंस ऑफ अ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन द रूम। अगर आप रूम में स्प्रे करें तो आपको डिफ्यूजन के थ्रू वो पूरे रूम में उस फ्रेग्रेंस को आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, द गैसेज एक्सचेंज इन आर लंग्स। ठीक है, हमारे लंग में जो गैसेज एक्सचेंज हो रहा है, किस किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है, दिस इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के ये दो एग्जाम्पल्स हम बहुत कॉमनली देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, तो ऑस्मोसिस के दो एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। फर्स्ट इज मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट्स। रूट्स में आपको पता है कि रूट क्या होती है? रूट सॉइल के नीचे हैं, तो सॉइल से वो पानी लेने का काम करती हैं। ठीक है, वो पानी जो वाटर है और मिनरल्स है जो सॉइल में प्रेजेंट है, उसको लेकर पूरे प्लांट को ट्रांसफर करती हैं। ये काम रूट का होता है।
तो ये जो रूट का ये काम है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू कर पा रही है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं तो स्वेलिंग ऑफ रेजिन। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है कि हम जनरली अपने घर में ये सब चीजें देखते हैं। अगर आप रेजिन रेजिन मतलब किशमिश, किशमिश को अगर आप एक पानी में पानी के बाउल में एक बाउल में पानी लीजिए, उसके अंदर किशमिश को भिगो दीजिए। नेक्स्ट डे जनरली मम्मी एडवाइस करती है कि बेटा खाओ, इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर हेल्थ, कि आप लोग खाओ, है ना? इट विल इंक्रीज योर हीमोग्लोबिन। तो उसके लिए जनरली हम मम्मियाँ अपने बच्चों को एडवाइस करते हैं कि आप बेटा किशमिश खाओ, और किशमिश भी कैसी खानी है आपको? पानी में भीगी हुई खानी है। तो पानी में भिगोएंगे कैसे उसे आप थोड़ी देर जब आप रात को उसे भिगोते हैं, नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में उसे देखेंगे तो वो मोटी-मोटी हो जाती है, लाइक अ ग्रेप्स, अंगूरों की तरह मोटी हो जाती है। ठीक है? थ्रू द तो उसमें क्या हो रहा है ऐसा कि जिसकी वजह से वो भई अंगूर बन गई हैं। क्या भिगोई हमने किशमिश थी, बन गई अंगूर। कैसे बनी? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ओके? तो ये 2 कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो जनरली हम इज़िली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस प्रोसेस को समझने के लिए ऑस्मोसिस को। ठीक है? तो बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट 2 डिफरेंसेस हैं, आपको मैंने एक्सप्लेन करे, तो इनके बारे में इंडिविजुअली भी क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं। वो व्हाट इज़ अ डिफ्यूज़न, व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, या इनके डिफरेंस के फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जो भी है मैंने आपको इतना क्लियर बता दिया है कि आप इज़िली इसके बारे में बिल्कुल करेक्ट इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जाम्पल, इसकी फंक्शनिंग सब कुछ लिख सकते हैं। ओके? अब बेटा ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर सेल। ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि इसी में इंक्लूडेड है, सेल डिवीजन। वो आपके में बहुत ब्रीफ स्टडी है उसकी, तो मैं ब्रीफली ही आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हम थोड़ा सा एरिया लेके चलेंगे मियोसिस, थोड़ा माइटोसिस, और फिर एक्सप्लेन करेंगे उन दोनों के डिफरेंसेस को। ठीक है? अब इस चैप्टर में, सेल चैप्टर में, वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा एरिया है जो रह गया है, कोई ऐसा डिफरेंस, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी डेफिनेशन जो मैंने एक्सप्लेन नहीं करी है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं उसे भी आपको, उस पर भी वीडियो बनाकर आपको डेफिनेटली वो एक्सप्लेन कर। चलिए बेटा अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बेटा, टिल देन बाय बाय।